सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बिहाइंड द कर्टन यानी पर्दे के पीछे लेकर हाजिर हूँ और आज हम कुछ बड़ी ऐसी वारदात का खुलासा करेंगे जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहेगा, यानी कोई नहीं बताएगा आपको कि असल में कल हुआ क्या था। यानी जो एक घटना आपने देखी कि इंटरनेट को लेकर हुई है, जो विंडो 10 को लेकर हुई है, जिसमें एलन मस्क ने भी एक बात जो है वाज़ेह कर दी है कि जो विंडो 10 में उनके बग आया था या जब अपडेट से परेशानी आई थी, उन्होंने उसको रिमूव कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है और उसके बाद उसको अब पूरे सिस्टम्स को उन्होंने अपनी तरह से क्लीन कर लिया है। यानी ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि कोई बग था, यानी बग कोई वायरस था, कुछ था जो ऐसा जो कंट्रोल के बाहर था और उसने पूरे सिस्टम को अपडेट करते वक्त क्रैश कर लिया या हैक कर लिया गया। अब ये बात खुलकर नहीं कही जा रही है, दबे ज़बान में दबी बातों में की जा रही है। इस पूरी चर्चा पे हम ज़रूर आते हैं कि असल में वो कौन सा राज है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है, जिसके सार्वजनिक करने से कितना बड़ा नुकसान होगा, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और शायद हम ही बात करेंगे। मगर कुछ बड़ी खबरों को ले लेते हैं। दोस्तों, एक मीटिंग में रजब तैयब अर्दोगान ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि नाटो को कहा है कि जो एक नाटो का रवैया है, इसमें भेदभाव किस तरीके से है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला नहीं है। यानी नाटो में रहते हुए नाटो के खिलाफ या नाटो की नीतियों को याद दिलाया, एक नेगेटिव मार्किंग की है रजब तैयब अर्दोगान ने। ये मत भूलिएगा कि रजब तैयब अर्दोगान नाटो फोर्सेस में सेकंड लार्जेस्ट फोर्स रखने वाला और आधुनिक हथियार रखने वाला एक ऐसा सदस्य है नाटो का जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है और जिसके हथियारों को आधुनिक दुनिया में जो है वो काफ़ी कुछ लुके छुपे शब्दों में कुछ सामने भी आपने देखा कि मस्कवा जैसा जो एक जहाज़ था रशिया का, जो एक शान मानी जाती थी रशिया की, TB2 ड्रोन के द्वारा यूक्रेन ने पहले ही झटके में उसे डुबा दिया था। तो उसके बाद रजब तैयब अर्दोगान और पुतिन की कोई बात हुई होगी, उसने अपने आप को विड्रॉ किया। ये अलग बात है कि हम किसी की हथियारों की तारीफ करने नहीं बैठे हैं, मगर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो नाटो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप नाटो की मेंबर जो है वो कई आपने देखा, हंगरी के जो सदर थे उनको भी आपने देखा, वो किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई या बात नहीं मानी गई। कई देश लेकर जो है वो एक अजीब सी उहापों की स्थिति में है और एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने ही एक ऐलान किया है कि नाटो अब बहुत दिनों का मेहमान नहीं है। तो मेरे ख्याल से नाटो के लिए एक बुरी खबर है। दूसरी बात, अब आप ट्रंप पर आते हैं। ट्रंप की जो स्थिति है, ट्रंप की और यूक्रेन के राष्ट्रपति की एक फोनिक वार्ता कराई गई जिसमें ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने कहा है जेलेंस्की को कि आप युद्ध को समाप्त करें, वाइंड अप करें, बात को ख़त्म करें। यानी यहाँ जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन वार के लिए शायद ट्रंप काल में कोई जगह नहीं होगी, जो कि उनके जूनियर जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो भी उनकी नीति भी क्लियर है। और ये वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिका में सभी मान रहे हैं कि ट्रंप भारी बहुमत के साथ वापस राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन होने जा रहा है। मगर वो तब तक रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी हम पिछले एपिसोडों में बात कर चुके हैं कि जो हथियार लॉबी है वो किसी भी सूरत में दुनिया में युद्ध बंद होने देना नहीं चाहती है। और जो युद्ध बंद होने देना नहीं चाहते हैं, तो चूंकि जो जूनियर है ट्रंप का उपराष्ट्रपति वेंस ने, जेडी वेंस ने भी जो है बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि अमेरिकी फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर हम चलेंगे और युद्धों से अपने आप को विड्रॉ करेंगे। इजराइल का मामला अभी थोड़ा सा अलग है, उस पर इनका क्या रवैया रहता है वो देखने वाली बात है। उस पर बहुत ज़्यादा तजिया करना कबल वक्त होगा। मगर तब तक, जब तक ट्रंप अपनी गद्दी संभालेगा, तब तक क्या इजराइल अपने आप को सस्टेंड कर पाएगा? और जो रशिया की नीति उसके खिलाफ चल रही है, जिस तरह से हूतीज़ ने अपना ड्रोन का हमला किया और वो बाकायदा जो है जाकर लगा तेल अवीव के अंदर, हड़कंप मचा हुआ है कि अगर भारी इसी तरह के ड्रोन से वापस हमले किए गए तो क्या इजराइल उनको झेल पाएगा? यहाँ ये खबरें तो इम्पोर्टेंट हो गई है। इससे बड़ी खबर ये है कि एक जो हम इंटरनेट की खबरें अब करने जा रहे हैं, जो हम बातें करने जा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो एक डर है, एक भय है, उसको लिंक कर देते हैं। वो लिंक है अमेरिका का।
दोस्तों, अमेरिका ने आज मतलब पेंटागन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक फ़ोटो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है कि हम चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ जो उनके जो सैटेलाइट्स हैं, जो उनके साइबर उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हम जैम करेंगे, उसका जैमर हम तैयार कर रहे हैं और हम उसको मतलब हालांकि अमेरिका ने ये कहने की कोशिश की है कि हम चाइना के रशिया के हमलों से बचने के लिए इस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, मगर लुके छुपे शब्दों में जो उसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो ये है कि रशिया के और चाइना के सैटेलाइट्स को वो जाम कर देंगे और जब चाहे जाम कर देंगे। जिस तरीके से इस वक्त इजराइल के सिस्टम को जाम किया जा रहा है और ड्रोन जो बहुत स्लो जाते हैं और जाकर गिरते हैं और अमेरिका दूतावास के 100 मीटर पर जाके फट जाते हैं, यानी जो पल्स वेपन है, जो पल्स तकनीक है रशिया और चाइना के पास में, उसको डिफेंड करने के लिए ना इजराइल के पास कुछ है ना अमेरिका के पास कुछ है। अब वो उसी की कार्ड को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 5th और 6th जनरेशन वार में अमेरिका और इजराइल जंग हार चुके हैं। वो आगे आने वाले साल के एंड तक इसको तैयार करने की बात कर रहे हैं, जबकि जो हमले हो रहे हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ा हमला जिस बग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्राउड स्ट्राइकर नाम का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो सभी सिस्टम्स के अंदर डालकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब एलन मस्क ने कहा कि क्राउड स्ट्राइकर जो है वो हमने रिमूव कर दिया है, अब हम किसी और एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे। और तमाम दुनिया के अलग अलग शक व शुबात भी इसमें सामने चल रहे हैं। क्या इसके पीछे है, क्या मतलब ये सिर्फ एक घटना थी जिसमें विंडो अपडेट कर रहे थे, कोई बग आ गया, क्रैश हो गई, दुनिया जो है कुछ घंटों के लिए जाम हो गई, बैंक जाम हो गए, फ्लाइट तकरीबन 4200 से ज़्यादा फ़्लाइटें जो है वो रद्द करनी पड़ी, टिकट विंडो बंद हो गए हैं, कई ऐप जो थे वो पेमेंट्स के और बैंक्स जो हैं वो काम करना छोड़ चुके हैं। और ये मामला सिलेक्टिव हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा कि कई देशों में ये असर किया है और कई देशों में असर नहीं किया। जिनमें असर किया उसमें से भारत भी एक है। वो अलग बात है कि किस किस जगह पर असर हुआ है, मगर जो सबसे बड़ा गेम हुआ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पर्दे के पीछे असल कहानी है वो क्या है। एक तो अमेरिका को ये जो है संकेत देना था कि चाइना और रशिया डिजिटल या इंटरनेट या साइबर तकनीक में अमेरिका से बहुत आगे है और इजराइल उसका बच्चा है। वो अलग बात है कि उसकी पब्लिसिटी करके बहुत कुछ बताने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि एक आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से डिजिटल करेंसी की बात चल रही है। इस डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन क्योंकि किसी रशियन ने बनाया था और प्राइवेट सेक्टर में इसकी माइनिंग की जाती है। इसके बारे में तफसील से खैर आप लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन को कैसे लिया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे 2 नंबर के पैसे को जो है यानी जो मनी का लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं वो की जाती है एक देश से दूसरे देश में, और जो उसके जमा करने वाले हैं एक तरह का यह हवाला ही है। मगर इसके अलावा इसको रोकने के लिए और इस खेल को बहुत बड़ा करने के लिए अमेरिका ने भी अपने एक करेंसी का जो है डिजिटल डॉलर जो है वो निकाला था, उसको वो कहते हैं USDT। तो USDT जो है वो काफ़ी मार्केट में चल रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि क्या आप USDT में पेमेंट लेंगे, तनख्वाह जो है USDT में लेंगे, यानी USDT के चलन को पूरी तरह बढ़ाया जा रहा था। और दुनिया की मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त सबसे ज़्यादा USDT में हो रही है। तो USDT में उसके साथ हुआ क्या है, तो असल में कहानी ये है कि रशिया के कुछ लोगों ने या कुछ कंपनियों ने, कुछ एजेंसियों ने, कुछ सिस्टम्स ने ये पूरे के पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। और ये जो 2 नंबर की करेंसी थी जिसमें USDT आती है, जिसमें बिटकॉइंस आते हैं, बिटकॉइंस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर दुनिया की जैसे युआन भी एक डिजिटल युआन है, तो इस तरह में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, कई जो USDT का उसको सेल करते थे, बेचते थे, कारोबार कर रहे थे, वो लोग जो है कंगाल हो गए हैं क्योंकि उनके ऐप क्रैश हो गए हैं और उनके ऐप के अंदर से, माफ़ कीजिएगा, उनके ऐप के अंदर से USDT गायब हो गया है। और ये कितनी बड़ी तादाद में है इसका खुलासा तो अभी तक नहीं पहुंच पाया है, ना ही शायद पहुंच पाएगा कि वो कितना था, क्योंकि ये अरबों खरबों रुपए का लेन देन, अरबों खरबों डॉलर्स का लेन देन इसमें डेली हो रहा है। और ये जो अरबों खरबों डॉलर का लेन देन हो रहा है ये सब 2 नंबर में होता है।
कुछ एक नंबर में भी कंपनियां कर रही हैं, जो है अमेरिका उसको मॉनिटराइज करता है या क्या करता है नहीं पता है, अभी बहुत आगे की बात है। कुल मिला के रशिया ने और चाइना ने कंगाल करने का जो एक फार्मूला अपनाया, सिस्टम 12 घंटे तक जो है वो जैम पड़े रहे, हैक पड़े रहे, और इस दौरान जब ऐप काम नहीं कर रहे थे तो वो ऐप खाली हो गए, उनका डाटा गायब बताया जा रहा है कि हो गया। दरअसल वो गायब नहीं हुआ है, वो पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था वहां, और अब वो फिर मार्केट में ज़रूर होगा। अब उसको अमेरिका जो है लेगा नहीं लेगा, वो क्या उसको उसकी गारंटी लेगा कि नहीं लेगा। जो लोग माइनर थे जिनके पास ये होता था, वो इस कारोबार को आगे कितना इस पर विश्वास करेंगे, या फिर जो है बिटकॉइन की तरफ जाएंगे या फिर युआन की तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कि 6th जनरेशन वार में बहुत बड़े अरबों खरबों डॉलर्स का खेल हो चुका है, और ये लूटा जा चुका है पैसा, और ये पैसा जो है अब वापस भी नहीं आने वाला है, और ना ही कोई क्लेम कर सकता, चूंकि इस कारोबार को वो लोग करते हैं जो अपनी सरकारों के टैक्स बचाते हैं, जो एक दूसरे से दूसरे देश में पैसा पहुंचाते हैं और टैक्सेशन बचाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर पर्दे के पीछे की कहानी ये थी कि ये जो सिर्फ साइबर हमला नहीं था, ये सिर्फ जो है कोई विंडो अपडेट नहीं थी, ये फिर सिर्फ एक बग नहीं था, इसके पीछे अरबों खरबों का खेल हो चुका है। यानी एक चेतावनी दी गई है अमेरिका को और इजराइल को और उनके सहयोगियों को कि तुम्हें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। शायद ट्रंप सही कहता है कि रूस के साथ जो है हमें बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए और दुनिया को शांति की तरफ लेके जाना चाहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर कुछ पर्दे के पीछे की असल कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।